नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1962 के युद्ध की वो बातें जो अमूमन लोगों को नहीं पता। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, जिसे छलावा या छल की दास्तां थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है, तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। जब दोस्ती का भरोसा ये जो था वो हिंदुस्तान का था और विश्वासवाद का खंजर था वो चीन का था। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला था। 1962 के भारत चीन युद्ध को कौन भूल सकता है, और 62 की वह तबाही भी कौन भूल सकता है जो चीन ने बरसाई थी। लेकिन उसके बाद या उसके साथ ही हिंदुस्तान ने याद रखा एक सबक कि दोबारा 1962 जैसी नौबत ना आ जाए। 22 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश में छल की वह कहानी सुनाई, जिससे वह खुद एक लेखक भी थे, जिसमें वो एक किरदार भी थे और जिसमें वो छल का शिकार भी थे, और उनको छला भी किया था। और जो छलावा हुआ था पूरे भारत के साथ। महावीर और बुद्ध की इस शांतिपूर्ण धरती युद्ध भूमि में बदल गई थी। बात है 19 से 20 अक्टूबर 1962 की, आज से करीब 58 साल पहले, जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था। उस वक्त विश्वासघात और छल की एक पटकथा लिखी जा रही थी। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला कर दिया था। अरुणाचल से लेकर चीन की सेना ने न सिर्फ सीमा रेखा लांघी, बल्कि दोस्ती के नाम पर विश्वासघात भी किया। आज़ादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी मान रहा था, उसने ही भारत को युद्ध भूमि में ललकार रखा था। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1949 में माओ सेतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर 1949 को रिपब्लिक या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों में मित्रता वाले संबंध बने। उस दौर में भारत सरकार शुरू से ही चीन से दोस्ती बढ़ाने की पक्षधर थी। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ किसी वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसको उसको मतलब चीन को वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया था। इतिहास के हवाले से कई ऐसे दावे भी मिलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह यह स्थान चीन को दे दिया। उस दौर में आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना हावी था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन सरदार पटेल ने चीन की चाल को भांप लिया था। वर्ष 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह किया और एक चिट्ठी लिखी थी कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है, लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय आभा मंडल और कूटनीतिक समझ के सामने पंडित नेहरू ने किसी की भी सलाह को अहमियत नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध में तनाव आने लगा। यही भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। 1962 में भारत पर चीन ने हमला क्यों किया था और इस युद्ध के पीछे चीन की मंशा क्या थी, इसको लेकर जितने सवाल उतने ही जवाब सामने आते हैं। लेकिन चीन के एक शीर्ष रणनीतिकार हैं, उनका नाम है बांग जिनसी, ने इस युद्ध के 50 साल पूरे होने पर साल 2012 में दावा किया था कि चीन के बड़े नेता माओ सेतुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना फिर से नियंत्रण कायम करने के लिए भारत के साथ 1962 का युद्ध लड़ा था। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था कि भारत को कभी यह शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। बांग जिसी ने यह भी कहा कि स्वाभाविक रूप से माओसे ने कई व्यावहारिक मुद्दों पर से नियंत्रण खो दिया, इसलिए वह यह साबित करना चाहते थे कि वह अभी भी सत्ता में है और विशेष रूप से सेना का नियंत्रण उनके हाथों में है।
इसलिए उन्होंने तिब्बत के कमांडर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि आप भारत के साथ युद्ध जीत सकते हैं। उस समय उनके कमांडर का नाम था झांग। ये तिब्बत रेजिमेंट के कमांडर हुआ करते थे। कमांडर ने कहा कि हाँ, माओ से हम युद्ध आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो और इसे अंजाम दो। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि सेना पर उनका व्यक्तिगत नियंत्रण है। युद्ध के शुरू होने तक भारत को भी पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों को सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन के वहां 3 रेजिमेंट तैनात थे। चीनी के सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से सिर्फ 20,000 सैनिक मौजूद थे। यह युद्ध पूरा 1 महीने तक चला, जब तक 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। क्या बिना तैयारी के ही भारतीय सैनिकों को वहां भेज दिया गया था? क्या मोर्चे पर चीन की तैयारियों के बारे में भारत के पास कोई सूचना नहीं थी? दरअसल इन्हीं सवालों का जवाब एक लेफ्टिनेंट जनरल नील एंडरसन और ब्रिगेडियर पीएस भगत ने अपनी रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि इसकी दोनों कॉपियों को उन्होंने रक्षा मंत्रालय में सुरक्षित रखवा दिया था, लेकिन 1962 के दौर में टाइम मैगजीन के संवाददाता के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे मैक्स नेविल ने इस रिपोर्ट के मौजूद होने का दावा किया था। उन्होंने इस रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया। मैक्स नोबेल का दावा था कि रिपोर्ट में हार के लिए नेहरू की नीतियां जिम्मेदार थी। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। साथ ही दिल्ली और सेना के फील्ड कमांडरों के बीच तालमेल की बेहद कमी थी। सैनिकों की खराब तैयारियां और संसाधनों की कमियों को भी इसके लिए एक जिम्मेदार माना जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हैं मैक्स नेविल ने एक किताब लिखी थी, इंडियाज चाइना वॉर, जिसमें सीक्रेट रिपोर्ट के कई सारे हवाले दिए गए, जिसमें कहा गया है कि सेना को हथियारों की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। 1962 के मध्य तक चीन के सुरक्षा बल सिकियांग तिब्बत सड़क पर और वर्ष 1957 की अपनी स्थिति से 70 मील तक आगे बढ़ चुके थे। भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। आलोचनाओं से तंग आकर नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके से खदेड़ने का आदेश दिया। थापर बहुत पहले से ही सेना की बदहाली से परेशान थे। वो बार बार हथियार और संसाधनों की भी मांग कर रहे थे। नेहरू ने कभी उनकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री बी कृष्णा मेनन की बातों पर ज़्यादा भरोसा था, जिन्होंने सेना की क्षमता और तैयारियों के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर नेहरू को बता रखा था। नेहरू का राजनीतिक बयान और उसी समय चीन भारत पर आक्रमण भी कर देता है। 13 अक्टूबर 1962 को श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई में मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने सेना को आदेश दिया कि वह चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। अब नेहरू के इस बयान से सैनिक हेडक्वार्टर हक्का बक्का रह गया। उस समय के सेना प्रमुख थापर ने रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा। तब उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का बयान एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई 10 दिन में भी की जा सकती है और 100 दिन में या 1000 दिन में। लेकिन नेहरू के इस स्टेटमेंट के 8 दिन के बाद चीनी सेना ने आक्रमण कर दिया। बहरहाल, जब आज यह कहा जाता है कि यह 62 का नहीं बल्कि 2020 का हिंदुस्तान है, तो इस बात में वास्तव में दम है। पिछले कुछ दिनों से कभी चीन के हेलीकॉप्टर आते हैं तो कभी उनके सैनिक पेगम त्सो झील में कारस्तानी कर जाते हैं। हिंदुस्तान ने चीन की हर हरकत का बखूबी जवाब दिया है। यही कारण है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने के लिए कहा था, लेकिन 24 घंटे के बाद ही दूसरा बयान
चीन के विदेश मंत्रालय कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के साथ सीमा पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास बातचीत करके मुद्दों को हल करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। तीसरा बयान भारत में चीन के राजदूत का आता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इस वक्त रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। इन बयानों से यही समझना चाहिए कि चीन अब बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। पहले वो लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत को धमकाना चाहता था और भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता था। लेकिन भारत के सख्त रवैये से चीन को लग गया है कि उसके हथकंडे अब भारत के सामने नहीं चल पाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो चीन को अच्छी तरह अंदाजा लग गया है कि भारत सामरिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मामलों में भी चीन पर भारी है। यानी चीन से निपटने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। तो दोस्तों, अब ये भारत 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है, जो एक सशक्त भारत है, आर्थिक रूप से सशक्त है, राजनीतिक तौर पर सशक्त है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का उसमें अभाव नहीं है। ऐसी राजनीतिक शक्ति मिली हुई है जो त्वरित डिसीजन के लिए जानी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको 1962 के युद्ध के बारे में और आज के भारत के बारे में ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।